वेलकम टू पीएलसी। बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर के लिए मैं एमसीक्यू का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। मैं इससे पहले कुछ ट्यूटोरियल वीडियोस लाया था, लेकिन उस पर आप लोग का इंटरेस्ट वैसा नहीं दिख रहा था जैसा मैंने उम्मीद किया था। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग एमसीक्यू ही और एमसीक्यू मॉक टेस्ट पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हालांकि ठीक ही है, एक तरह से आप लोग का सोचना। समय उतना नहीं है कि आप लोग थ्योरी पार्ट को कवर करें, लेकिन थ्योरी पार्ट सेल्फ स्टडी करते रहिएगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही कम समय में सेल्फ स्टडी ही सबसे मेन हो जाता है। ठीक है, मैं आप लोग के लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सी लैंग्वेज से स्टार्ट कर रहा हूँ। सारे सब्जेक्ट का एमसीक्यू आएगा और हर सब्जेक्ट पे 2-4 से ज़्यादा एमसीक्यू आएगा। और एमसीक्यू में मैं कोशिश करूँगा एक्सप्लेन कर दूँ उस टॉपिक को, ताकि वहीं पे कुछ थ्योरी पोर्शन आपका कवर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये जो सी लैंग्वेज का पहला एमसीक्यू है, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, मतलब जो भी टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी डाल दूंगा। आप लोग वहाँ से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसका फादर कौन है। तो सबको पता है कि डेनिस रिची ने ही सी लैंग्वेज को बनाया था। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड सी वेरिएबल नेम। देखिए, सी वेरिएबल नेम पे क्वेश्चन तो एक बनता ही है। तो वेरिएबल नेम का जो 4 रूल है उसको ज़रूर आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो याद रहेगा तभी आप इसका आंसर दे पाइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मतलब ये वेरिएबल नेम गलत है। स्पेशल सिंबल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। स्पेशल सिंबल बस एक ही है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है अंडरस्कोर। ठीक है, बाकी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तीसरा है, ऑल कीवर्ड्स इन सी आर। जितने भी कीवर्ड्स हैं सी में वो सब लोअर केस लेटर में लिखे जाते हैं। तो वहीं से क्वेश्चन बन के आ रहा है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है कि सारे कीवर्ड क्या अपर केस में होते हैं या लोअर केस में होते हैं या कैमल केस में होते हैं। तो लोअर केस में होते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम्स इन सी। मैंने जो रूल बोला ना, उसी रूल को ही एक क्वेश्चन के रूप में बदल दिया है। अब आपको अगर रूल याद होगा तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट आंसर पे जाता हूँ। इसका आंसर होगा सी, वेरिएबल नेम्स कैन नॉट स्टार्ट विथ ए डिजिट। डिजिट से कोई वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं हो सकता है। बाकी ऊपर में जो भी बोल रहा है कि दे कैन कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, लेकिन स्पेशल सिंबल उसमें नहीं हो सकता है। तो ये तो ऐसे ही गलत हो जा रहा है। कीवर्ड्स उसमें नहीं हो सकता है, तो ये भी गलत हो जा रहा है। ये रूल का एक सही मतलब रूल है। जो 4 रूल है उसमें का एक रूल यहाँ पे आपको आंसर में दे दिया है। देखिए, एनी लेंथ का हो सकता है। कुछ लोगों का कहना होता है कि वेरिएबल का लेंथ फिक्स होता है, लेकिन ये कंपाइलर पर डिपेंड करता है कि कितने लेंथ का वो सपोर्ट कर रहा है। अब देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दे दिया, मतलब एक्सप्रेशन क्या है, वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा है, बोल रहा है कि कौन सा सही है, वैलिड है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिल गया स्पेशल सिंबल, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे आपको स्पेस मिल गया, तो वेरिएबल के नेम में स्पेस तो आता नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ये आपका देखने में सही लग रहा है, तो आंसर आपका यहीं सही होगा। तो फिर आप बोलिएगा ये सही क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमा डाल दिया है। जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसमें कॉमा का यूज नहीं किया जाता है। 6वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम इसमें से कौन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जितने सारे दिए हुआ है ना, ये सब कीवर्ड है, लेकिन सी लैंग्वेज का कीवर्ड नहीं है। सी लैंग्वेज का जो 32 को कीवर्ड है ना, उसमें बस आपको एक वोलाटाइल ही कीवर्ड मिलेगा। बाकी ये सब जो कीवर्ड आपको दिख रहा है ना, ये सब C++ का कीवर्ड है। ठीक है, तो आपको तो सी लैंग्वेज का ना क्वेश्चन नहीं है, तो सी लैंग्वेज का क्वेश्चन है, तो इस अनुसार से यही एक वेरिएबल नेम नहीं हो सकता है। बाकी ये सब वेरिएबल नेम हो सकता है, क्योंकि हाँ कीवर्ड है, लेकिन दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कीवर्ड है। तो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कीवर्ड है, तो हम तो इसको वेरिएबल नेम के तौर पे यूज कर सकते हैं। हाँ, सी लैंग्वेज का जो प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज जो है, इस सी लैंग्वेज के अंदर अगर ये कीवर्ड रहता तो इसको हम लोग वेरिएबल नेम के तौर पे यूज नहीं कर सकते थे। अब आ जाइए, 7 नंबर का है, व्हाट इज शॉर्ट इंट इन सी प्रोग्रामिंग। देखिए, शॉर्ट इंट इसको मैंने कवर किया है अपने ट्यूटोरियल वीडियो में। तो शॉर्ट, अनसाइंड, लॉन्ग, इन सब के बारे में पढ़ाया आपको। देखिए, शॉर्ट जो है ना वो क्वालिफायर उसको बोलते हैं, और जो इंट है ना वो बेसिक डाटा टाइप होता है। इंट, फ्लोट, कैर, ये सब बेसिक डाटा टाइप होता है। और जो भी है शॉर्ट, अनसाइंड, लॉन्ग, ये सब होता है क्वालिफायर। 8वां,
विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज नॉट सपोर्टेड बाई सी लैंग्वेज, इसमें से कौन सा डिक्लेरेशन सी लैंग्वेज में सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये वाला डिक्लेरेशन जो ए नंबर है इसका सही आंसर होगा, ये सी लैंग्वेज में सपोर्ट नहीं करेगा, ये गलत माना जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग जो है ना यहाँ पे कोई डाटा टाइप नहीं है सी लैंग्वेज में। हाँ लेकिन जावा में ये सही हो जाता है क्योंकि जावा में स्ट्रिंग एक डाटा टाइप है, मतलब क्लास है तो वहाँ पे क्लास है तो डाटा टाइप होता है, तो ये सही हो जाता है जावा में, लेकिन सी के लिए गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है, बाकी ऑप्शन सब सही है। आइए 9 नंबर क्वेश्चन, विच कीवर्ड इज यूज टू प्रिवेंट एनी चेंजेस इन द वेरिएबल विद इन ए सी प्रोग्राम। देखिए सी प्रोग्राम में अगर आप वेरिएबल बनाते हैं तो आपको पता है कि वेरिएबल का मतलब ये होता है कि पूरे प्रोग्रामिंग के दौरान उसमें वैल्यू बदल सकता है। उसमें अभी मान लीजिए प्रोग्रामिंग के शुरू में उसमें 10 रखे हैं, प्रोग्रामिंग के बीच वाले कोड में हो सकता है उसमें 20 हो जाए, फिर लास्ट में 100 उसमें वैल्यू हो जाए, मतलब वैल्यू उसमें बदल सकता है वेरिएबल का वैल्यू। लेकिन कह रहा है कि वो कौन सा चीज़ है जो वेरिएबल के वैल्यू को चेंज होने से रोकता है। तो कॉन्स्ट कीवर्ड लगा के अगर कोई वेरिएबल अगर आप बनाते हैं तो वो कांस्टेंट की तरह हो जाता है, फिर आप उसमें दूसरा वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं। बनाते टाइम जो वैल्यू डाला है आपने वही पूरे प्रोग्रामिंग में यूज होगा। चलिए 10 नंबर कह रहा है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ लॉजिकल और रिलेशनल एक्सप्रेशन। मैंने अपने ट्यूटोरियल वीडियो में इस पर फोकस किया था कि लॉजिकल ऑपरेटर या रिलेशनल एक्सप्रेशन मतलब रिलेशनल ऑपरेटर ये लोग रिजल्ट के तौर पे 0 1 देते हैं। क्या देते हैं? 0 1। लेकिन अगर जावा में यही क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो जावा में इसीलिए जावा को भी थोड़ा सा फोकस कर दे रहा हूँ क्योंकि जावा भी तो पढ़ना है आप लोग को। 11 नंबर, वेयर इन सी द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर डू नॉट एग्जिस्ट। कह रहा है कि जो भी हम लोग ऑपरेटर पढ़े हैं उसमें प्रेसिडेंस पढ़े हैं, ठीक है, और इसको मैं भी मैंने ट्यूटोरियल वीडियो में कवर किया, आप एक बार जरूर देखिएगा। प्रेसिडेंस होता है, हर ऑपरेटर का प्रेसिडेंस होता है। तो कह रहा है कि यहाँ पे जो भी दिया हुआ है ऑप्शन में, क्या इन सब जगह पे प्रेसिडेंस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस को फॉलो नहीं किया जाता है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। हर जगह प्रोग्रामिंग के हर कोने में अगर आप किसी ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं तो उसका प्रेसिडेंस वहाँ पे इस्तेमाल होगा, अपने प्रेसिडेंस के आधार पे ही उसको सोल्व किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नॉन ऑफ द मेंशन। 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल विथ एनी टू ऑपरेटर्स इन सी। कह रहे कि ये कौन सा पॉसिबल नहीं है अगर दो ऑपरेटर के बारे में देखा जाए। तो देखिए ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है। कह रहा है कि डिफरेंट प्रेसिडेंस सेम एसोसिएटिविटी, ऐसा हो सकता है डिफरेंट प्रेसिडेंस रहे और सेम एसोसिएटिविटी रहे। आप एसोसिएटिविटी प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी चार्ट में जाकर देख सकते हैं कि डिफरेंस प्रेसिडेंस का रहेगा लेकिन सेम एसोसिएटिविटी हो सकता है, जैसे लेफ्ट टू राइट, बहुतों का लेफ्ट टू राइट है। डिफरेंट प्रेसिडेंस और डिफरेंट एसोसिएटिविटी, ऐसा भी हो सकता है डिफरेंट प्रेसिडेंस रहे और डिफरेंट एसोसिएटिविटी रहे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सेम प्रेसिडेंस रहे और डिफरेंट एसोसिएटिविटी रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो सही आंसर यही है, यही ये पॉसिबल नहीं है। सेम प्रेसिडेंस मतलब सेम प्रेसिडेंस पे रहे और उस समय उसका एसोसिएटिविटी 2 रहे, लेफ्ट टू राइट रहे या राइट टू लेफ्ट रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेम प्रेसिडेंस पे जितने भी ऑपरेटर आ जाएंगे सबका एक ही एसोसिएटिविटी रहेगा, मतलब सेम एसोसिएटिविटी रहेगा। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइटरेशन। आइटरेशन, लूप को आइटरेशन बोलते हैं। तो आपको पता है कि 3 प्रकार का लूप पाया जाता है सी लैंग्वेज में, तो तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका मतलब सब है डी। 14 नंबर पे हम लोग आ गए, फंक्शन इन सी लैंग्वेज आर ऑलवेज एक्सटर्नल। देखिए जो भी फंक्शन है ना वो हमेशा एक्सटर्नल होता है, मतलब फंक्शन किसी फंक्शन के अंदर नहीं रहता, वो हमेशा बाहर रहता है। फंक्शन किसी फंक्शन के अंदर नहीं रहता, फंक्शन किसी फंक्शन से बाहर रहता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेड इन सी। सी में कौन सा यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं है? तो देखिए ये सही है, ये एक्सेप्टेड है। यहाँ पे एक स्टैटिक नेचर का फंक्शन ही बनाया जा रहा है तो ये भी एक्सेप्टेड है। यह स्टैटिक 2 बार लगाया गया तो ये एक्सेप्टेड नहीं है, मतलब ये आपका हो गया गलत। तो गलत ही तो चुनना था, तो सही आंसर क्या होगा सी।
चलिए हम लोग आ गए 16 नंबर पे। कर प्रॉपर्टी विच अलाउ टू प्रोड्यूस डिफरेंट एग्जीक्यूटेबल फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स इन सी इज कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं कंडीशनल कंपाइलेशन। कंडीशनल कंपाइलेशन ये जो होता है ना, कि ये जब आप पढ़िएगा प्री प्रोसेसर, तो प्री प्रोसेसर में एक फैसिलिटी होती है कंडीशनल कंपाइलेशन का, तो वो अलग अलग कंपाइलेशन पे अलग अलग तरह का एग्जीक्यूटेबल कोड आपको प्रोवाइड कर देता है। 17 व्हाट इज हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। देखिए सबसे पहले तो हम लोग कोई प्रोग्रामिंग में यही लिखते हैं, तो हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच को ना हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, तो सही आंसर हो जाएगा ए। इतना याद रखिएगा, जो भी हैश से शुरू होता है ना वो प्री प्रोसेसर कहलाता है। तो यहाँ पे जो 18 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे उसी का आंसर है। कह रहा है कि इसमें से कौन प्री प्रोसेसर है, तो जो भी हैश से शुरू हो रहा है, तो सब हैश से शुरू हो रहा है तो प्री प्रोसेसर है। प्री प्रोसेसर पहचानने का तरीका ही है हैश सिंबल। देखिए प्री प्रोसेसर का आंसर आपको मिल जाएगा। तो जहाँ हैश सिंबल से शुरू हो रहा है वो प्री प्रोसेसर है। 20 नंबर, हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉइंटर डज सी हैव अगेंस्ट ए पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेरेशन। देखिए कितने नंबर ऑफ पॉइंटर बना सकते हैं आप, तो इसका कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। ये आप जितना मर्जी उतना बना सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न टाइप कैन नॉट बी यूज फॉर ए फंक्शन इन सी। सी में सब तरह का रिटर्न टाइप होता है जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसका सही आंसर है डी। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि कैन नॉट मतलब निगेटिव में क्वेश्चन नहीं है, तो आपको ये सब तो होता ही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 22 नंबर, देखिए 22 नंबर कह रहा है कि इन सी लैंग्वेज फाइल इज ऑफ विच डाटा टाइप। जो फाइल, ये फाइल जो दिख रहा है ना, ये आपको देखने को मिलेगा फाइल इनपुट आउटपुट वाला जो प्रोग्रामिंग पढ़िएगा। तो फाइल क्या होता है, तो ये स्ट्रक्चर नेचर का होता है, मतलब स्ट्रक्चर डाटा टाइप होता है। इसका अगर डाटा टाइप फाइल का पूछा जाए तो स्ट्रक्ट होता है। 21 नंबर, व्हाट इज द साइज ऑफ कैर। कैर का साइज पूछ रहा है इन 32 बिट। देखिए इस तरह से ही क्वेश्चन आपको मिलेगा 32 बिट 64 बिट, क्योंकि 32 बिट वाला सिस्टम पे 32 बिट वाला जो सिस्टम होता है, तो उसका कंपाइलर अलग साइज इंट के लिए फ्लोट के लिए रखता है या कैर के लिए। 64 बिट वाला अलग साइज रखता है, तो इसीलिए क्वेश्चन में इस तरह का मेंशन किया हुआ जरूर आपको दिखेगा। तो जब 32 बिट बोलेगा ना, तो कैर के लिए 1 बाइट होता है, बीट नहीं बाइट। बाइट खोजिए, यहाँ पे बाइट है, तो ये तो गलत है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 स्कैनएफ इज ए प्री डिफाइंड फंक्शन इन डैश हेडर फाइल। स्कैनएफ किसका है, वो स्टूडियो डॉट एच का ही एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, मतलब हेडर फाइल इसका क्या है, स्टूडियो डॉट एच। 25 व्हाट इज मिंट बाई ए। यहाँ पे एक छोटा सा एक लाइन का कोड दिया हुआ है, यहाँ पे बोला है कि ए का मतलब क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। एफ ओपन फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं फाइल को ओपन करने के लिए सी लैंग्वेज में। तो ये तो हो गया फाइल का नाम, और ये हो गया आपका ओपनिंग मोड। तो ए का मतलब होता है अपेंड मोड, ए का मतलब होता है अपेंड मोड। 26 नंबर पे अब हम लोग आ गए, यहाँ पे अनवांटेड गैप आ गया है, कोई बात नहीं है, यहाँ से भी हम लोग इसका बोल रहा है कि आउटपुट क्या होगा, तो आउटपुट देखिए इसका क्या होगा आउटपुट। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक वाई वेरिएबल बनाया और उसमें 10,000 डाल दिया वैल्यू, फिर वाई वेरिएबल बना रहा है, फिर 34 डाल रहा है, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। एक नाम से दो वेरिएबल कभी नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पे कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन का। तो इस तरह का देख आप लोग देख ही रहे होंगे, दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। दोनों में आपने देखा होगा कि कितना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डायरेक्ट आता है, कितने प्रोग्राम डायरेक्ट आते हैं, चाहे वो सी हो चाहे वो जावा हो, डायरेक्ट प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाएगा। तो डायरेक्ट प्रोग्राम पे भी कुछ प्रैक्टिस होना जरूरी है। यहाँ पे जो 27 नंबर है, क्या कर रहा है कि व्हाट विल हैपन, मतलब ये जो कोड दिख रहा है इससे क्या होगा। तो ये सबसे पहले ये मेन फंक्शन है, तो मेन फंक्शन में देख रहे हैं एगो एगो वेरिएबल बनाया गया जिसका नाम मेन है। तो वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, चाहे वो फंक्शन के नाम पे ही दे सकते हैं, तो ये एरर नहीं देगा, ये रन कर जाएगा। ठीक है, ये रन कर जाएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल रन विदाउट एनी एरर, इसका सही आंसर आ जाएगा। जो भी आउटपुट 3 आना है वो आउटपुट 3 भी आ जाएगा। 28 नंबर, व्हाट विल बी द आउटपुट। यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाना है। देखिए यहाँ पे आपको एक कैर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, कैर डाटा टाइप से
कार एक डाटा टाइप है जिससे एक सी एच आर आपने वेरिएबल बनाया, इसमें आपने डाल दिया 128। तो देखिए इस चीज़ पे भी मैंने अपने ट्यूटोरियल में फोकस कराया था आप लोगों को कि जो जो कार डाटा टाइप है उसका मैक्सिमम लेंथ कितना होता है। मीन देखिए -128 से प्लस पॉजिटिव 127 तक होता है। तो पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम वो 127 ही रख सकता है, आपने रख दिया 128। अब देखिए ये सही है नहीं, 128 तो वो स्टोर ही नहीं कर पाएगा, तो इसका आउटपुट ना वो 128 नेगेटिव दे देगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि आपने पॉजिटिव दिया लेकिन क्षमता से ज़्यादा हो गया ना, तो वो थोड़ा सा इस तरह से ही आपको आउटपुट दे देगा। अब ये भी एक कोड है, इसमें भी देखते हैं क्या कर रहा है कि आपको आउटपुट दिखाना है। याद रखिएगा यहाँ पे 64 बिट बोल रहा है। जब 64 बिट मशीन बोलेगा ना, तो जो भी आपका इंट होगा ना वो 4 बाइट मेमोरी लेगा, ठीक है। और तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है हम लोगों को। आ जाइए यहाँ पे, ये जो है ना, ठीक है, पहले आज यहाँ पे फोकस करते हैं, पहले समझते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे एक यूनियन बनाया जा रहा है, यूनियन का नाम STI है, यूनियन और स्ट्रक्चर। यहाँ पे स्ट्रक्चर का भी कॉन्सेप्ट हम आप लोग को दे देते हैं। स्ट्रक्ट कीवर्ड लगा के हम क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर। STI नाम हम दे सकते हैं स्ट्रक्चर का। और यहाँ पे एक है इंट NU और कैर M। अब थोड़ा सा इस चीज़ को समझिएगा। स्ट्रक्चर यूनियन में अंतर जानते हैं क्या हो जाता है। स्ट्रक्चर जो होता है ना, जितने मेंबर वेरिएबल होता है ना, सबके लिए जितना इनका मेमोरी स्पेस बनता है उतना मेमोरी स्पेस एलोकेट करता है। मतलब कहने का मतलब है, स्ट्रक्चर पे अगर फोकस करें तो इंट 4 बाइट और कैर 2 बाइट, तो 6 बाइट। अगर इस स्ट्रक्चर का साइज देखें हम, STI जो स्ट्रक्चर जो आप बना रहे हैं, इसके द्वारा कोई वेरिएबल अगर आप कल होकर बनाते हैं तो इसका साइज हमेशा आपका रहेगा 6 बाइट। कितना हो जाएगा, 6 बाइट। लेकिन मेमोरी इफिशियंट होता है यूनियन। यूनियन क्या बोलता है कि जो सबसे बड़ा वाला, जैसे कि ये 4 बाइट ले रहा है और ये 2 बाइट ले रहा है, ठीक है। तो 4 बाइट 2 बाइट से बड़ा है, तो ये क्या बोलता है कि हम 4 बाइट का ही इस्तेमाल करेंगे और उसी में 2 बाइट वाला हम रख लेंगे। मतलब कि यूनियन, जब भी यूनियन पे कोई प्रोग्राम अगर आप बनाइएगा तो देखिएगा प्रोग्राम बड़ा सावधानी से लिखा जाता है। पहले जैसे कि NU एक वेरिएबल है, इसमें इंटीजर वैल्यू तो आप रख ही सकते हैं, और इसमें आप M के लिए भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि M जो कैरेक्टर है इसके लिए अलग से व्यवस्था नहीं करता यूनियन, एक अलग से ब्लॉक नहीं बनाता है। मेमोरी बचाने के चक्कर में वो सोचता है कि जो बड़ा वाला है उसी का हम इस्तेमाल करें। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, एकदम इजी लैंग्वेज में समझाते हैं। जैसे कि आप लोग स्टूडेंट लाइफ में लॉज वगैरह में रखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि 2 दोस्त हैं, ठीक है, 2 थाली में खाना खाना है। अब आप लोग कंजूसी करते हैं, अरे 2 थाली डेली धोना हुआ तो एक ही थाली है, एक में एक आदमी खाया, वो खा लिया, फिर धो के रख दिया, फिर आपने खा लिया, तो वो कहलाया यूनियन। यहाँ पे आपने क्या किया, थोड़ा सा मेमोरी बचाया, मतलब कि एक ही से काम चला रहे। स्ट्रक्चर कहता है कि नहीं भाई, तुम अपना थाली अलग रखो, तुम अपना थाली अलग रखो। तो मतलब इंट के लिए अलग स्पेस और कैर के लिए अलग स्पेस, ये स्ट्रक्चर करता है। तुम आसान भाषा में समझिए, काम करता है। चलिए, हाँ, तो इसके अब आंसर पे आते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि साइज ऑफ एस। देखिए यूनियन जो भी है ना, ये यूनियन इसका एक वेरिएबल बनाया, तो अब एस का साइज कितना होगा। तो आपको पता है कि ये जो एस है इसके अंदर एक ही ब्लॉक होगा, तो ये ब्लॉक कौन सा होगा, बड़ा वाला डाटा टाइप का। तो बड़ा वाला डाटा टाइप कौन है, इंट है। तो इंट का साइज कितना होगा, 4। तो इसका भी साइज होगा 4, इसका भी साइज होगा 4। लेकिन अगर इसका सही आंसर हो जाएगा डी। लेकिन अगर यहाँ से काट के हम लगा दे स्ट्रक्ट, मतलब स्ट्रक्चर पे अगर इस प्रोग्राम को देखें तो इसका साइज हो जाएगा 6, इसका साइज हो जाएगा 6, क्योंकि वो दोनों के लिए अलग अलग स्पेस बना लेगा। आइए 30 पे अब हम लोग आते हैं। व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे जो कोड लिख रहा है इसमें एक्स का फाइनल वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ये एक इक्वेशन है, मतलब जो भी हम लोग इक्वेशन ही बोलते हैं मैथ में। इसको जब आप सोल्व कीजिएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए पहले हम लोग किसको सिंप्लीफाई करें। तो पहले आप क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई, फिर आप क्या कीजिएगा, डिवाइड, तब जाके लास्ट में क्या कीजिएगा, प्लस। तो ऐसे अगर आप कीजिएगा तो आपको मिलेगा 24। ठीक है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा 24।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है 31 नंबर, थोड़ा सा इस पे फोकस करते हैं। व्हाट विल बी आउटपुट, आउटपुट आपको दिखाना है। कह रहा है कि एक्स में 7 है और वाई में 8 है। यहाँ यूजर से इनपुट लेना है। ये प्रोग्राम जो है ये यूजर को एक मैसेज जाएगा, इंटर टू नंबर। अब मान लीजिए कि यूजर आपका एक्स के लिए 7 दे रहा है, एक्स के लिए यूजर 7 दे रहा है और वाई के लिए 8 दे रहा है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ देखिए, पहले यहाँ पे एक बार देख लीजिए, एक्स आपका फ्लोट है और वाई आपका क्या है, इंट है, सही बात है। लेकिन जब आप इनपुट ले रहे हैं स्कैनर के द्वारा, तो मैं इसको जूम करता हूँ, जब आप इनपुट ले रहे हैं तो एक्स आपका फ्लोट है तो आपने एफ लगाया, ये सही है, फ्लोट है तो एफ लगाया। लेकिन जब वाई वाई आपका इंटीजर है तो यहाँ पे परसेंट डी लगाइए ना, तो आपने लगा दिया परसेंट एफ, तो सारा गड़बड़ तो यहीं से शुरू हो गया। यहाँ जब जब स्कैनर जब काम करेगा तो इसको सही वैल्यू नहीं दे पाएगा, इसको सही वैल्यू नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये है इंटीजर टाइप मिल गया यहाँ पे। जो भी एक्सेस स्पेसिफायर है या फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये फ्लोट टाइप है, तो यहाँ पे इसको सही वैल्यू ही नहीं मिल पाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि एक्स का वैल्यू तो सही आ जाएगा, ठीक है, लेकिन वाई का वैल्यू जंक, मतलब कि जंक का मतलब ठीक ठाक वैल्यू उसको नहीं मिलेगा। अब आ जाइए यहाँ पे 32 नंबर कह रहा है कि व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड कंसिडरिंग द साइज ऑफ शॉर्ट इंट है। शॉर्ट इंट बोल रहा है कि 2 बाइट स्पेस ले रहा है, कैर 1 बाइट ले रहा है, इंट 4 बाइट ले रहा है। ये एक सेकेंड, वो थोड़ा सा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। ये जो अभी हमने ऊपर जो प्रोग्राम बनाया है इसमें कैर 1 बाइट ही लेगा, ठीक है, कैर आपका 1 बाइट ही लेगा। 64 बिट में भी शायद 1 बाइट लेता है कि 2 बाइट लेता है, ये थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, मेरे माइंड से भी निकल रहा है। इतना तो हम कन्फर्म है कि 1 बाइट लेता है 32 बिट में, 32 बिट में वो 1 बाइट ही लेता है 32 बिट में। लेकिन 64 बिट में कैर कर लेकर हम कन्फर्म नहीं है, ठीक। लेकिन यहाँ जब यहाँ कैर के लिए बोल रहा है 1 बाइट, तो वो 1 बाइट ही होगा। कोई बात नहीं, एक बार क्रॉस चेक आप लोगों को कर लेना, आप लोग का ड्यूटी है कि एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे पहले ही बता दे रहा है कि देखो भाई शॉर्ट इंट 2 बाइट स्पेस लेगा और कैर 1 बाइट लेगा और इंट जो है वो 4 बाइट लेगा। अब इस आधार पे अब थोड़ा सा प्रोग्राम को एनालिसिस कीजिए। तो ये मेन फंक्शन के अंदर का कोड है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे शॉर्ट इंट एक आई वेरिएबल है जिसमें आपने 20 डाला, एक कैर सी वेरिएबल है जिसमें आपने 97 डाला, ठीक है। और यहाँ पे आप जस्ट उसको प्रिंट करा रहे हैं साइज ऑफ साइज ऑफ साइज ऑफ लगा के। तो आपको पता होना चाहिए साइज ऑफ क्या करता है, वो डाटा टाइप कितना बाइट मेमोरी लेता है बस वही प्रिंट कर देता है। तो साइज आई देखिए, आई शॉर्ट इंट है, तो अभी ऊपर हम लोगों ने देखा ना शॉर्ट इंट कितना बाइट लेगा, 2 बाइट। तो यहाँ से क्लियर होगा कि इसका आउटपुट आ जाएगा 2। अब इस पे फोकस करते हैं। सी कैर कितना बाइट लेगा, 1 बाइट, तो इसका फिर आ जाएगा 1 कॉमा देते चलिए। अब लास्ट में अब इस पे विचार करना है, सी प्लस आई कह रहा है, तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन पहले होगा, पहले अंदर वाला ये कैलकुलेशन होगा और फिर जो आउटपुट आएगा उस पर बात करना है। तो सी में है 97 और आई में है 20। अब ये आपका जो भी कैलकुलेशन होगा, तो मान लीजिए जो कुछ वैल्यू आया आपका, यहाँ पे 7 और 117 आ रहा है, तो ये जो 117 है ये किस टाइप का वैल्यू आ रहा है, ये इंटीजर वैल्यू है कि कैरेक्टर वैल्यू है, क्या है। तो टाइप कास्टिंग हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं अपने ट्यूटोरियल वीडियो में। तो टाइप कास्टिंग में हम आपको बताए थे कि कभी भी जब इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होता है, मतलब इम्प्लिसिट का मतलब जब ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग होता है तो कंप्यूटर हमेशा बड़े वाले की तरफ भागता है। तो ये बड़े वाले की तरफ भागेगा ना, तो ये इंट की तरफ भागेगा। कहाँ भागेगा, इंट की तरफ, इंट ही बड़ा है ना, तो इंट की तरफ भागेगा। तो इंट की तरफ भागेगा तो इंट का वैल्यू 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, तो आउटपुट आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो सही आंसर हो जाएगा सी। तो ये थोड़ा सा था दिमाग वाला क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, आपको बस इसका ऑप्शन देख लीजिए। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सिंटेक्स सही है, कौन सा सिंटेक्स गलत है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आपको फोकस करवा देते हैं। देखिए यहाँ पे ही मेन गड़बड़ आपको देखने को मिलेगा। ये लाइन में ये सही है, इस तरह से ही लिखा जाता है, लेकिन आप इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। इस तरह से लिखने में क्या हो जा रहा है ना कि ये प्लस सट सट गया है इस साइड में। तो इस तरह से अगर लिखिएगा तो फिर वो सिंटेक्सियल एरर में काउंट हो जाएगा। तो यहीं इसका सही आंसर हो जाएगा 1 हैज सिंटेक्स एरर। नहीं नहीं, 1 हैज सिंटेक्स एरर नहीं,
एक सेकेंड, इसमें क्या कर रहा है। प्रोग्राम 1 है सिंटेक्स एरर, टू प्रोग्राम 2 इज नॉट, प्रोग्राम 2 है सिंटेक्स एरर। हाँ, तो ये वाला डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दो के पास सिंटेक्स एरर है, प्रोग्राम 2, यहाँ पे दो प्रोग्राम है, प्रोग्राम 2 में सिंटेक्स एरर है, प्रोग्राम 1 में नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे 34 नंबर पे। यहाँ पे करा कि हाउ मेनी टाइम्स आई वैल्यू इज चेक्ड। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ टाइम दिखाना है कि आई को कितना बार चेक किया जा रहा है। तो इसको हम लोग जूम करते हैं और इसको ड्राई रन कराते हैं। तो एक आई वेरिएबल है, आई वेरिएबल है आपका, और आई में क्या है 0। चलिए अब आगे बढ़िए। आई में 0, तो एक बार आई चेक होगा यहाँ पे, तो एक बार आपका आई चेक हो रहा है, इसको भी लिखते चलिए, एक बार चेक हो गया, ठीक है। अब एक बार आई चेक हो गया तो फिर यहाँ पे आई प्लस प्लस होगा, तो आई प्लस प्लस होगा, तो जैसे आई प्लस प्लस हुआ तैसे इसको काट के आप 1 बना दीजिए। तो आई क्या हो गया अब 1। अब फिर कंडीशन चेक होगा, तो दोबारा कंडीशन चेक हो रहा है दूसरा बार, तो अब कंडीशन फिर ट्रू मिल रहा है, तो फिर एक बढ़ेगा, तो आई का वैल्यू अब हो गया 2। आई का वैल्यू क्या हो गया 2, तो आई का वैल्यू 2 हो गया। तो फिर अब ऊपर जाके कंडीशन चेक होगा, अभी भी छोटा ही है, 2 पे भी छोटा है, मतलब एक बार और कंडीशन चेक हो गया। फिर नीचे आ गया, आई का वैल्यू हो गया 3, तो फिर अब चेक कर रहा है, मतलब इसको भी 3 पहले कर दीजिए। आई का वैल्यू 3 है, तो अब फॉल्स हो रहा है, लेकिन फॉल्स होने से पहले एक बार चेक तो होता है ना, तो 4 बार चेक हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4। ये वाला क्वेश्चन भी आपका ड्राई रन करने पे है, इसका सॉल्यूशन दे पाइएगा। कह रहा है कि आउटपुट इसका आपको दिखाना है, तो चलिए देखते हैं आउटपुट क्या है। ये जो है ना, प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए इसके लिए, तभी इस तरह का आप बना पाइएगा, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं इसको, आई एक वेरिएबल बना लेते हैं हम। आई एक वेरिएबल है आपका जिसमें है 0, ठीक है। और ध्यान रखना है यहाँ पे डू लूप लगा है, डू लूप लगा है यहाँ पे, तो डू वाइल लूप में वाइल हमेशा कंडीशन नीचे होता है। कंडीशन चेक कब होता है, सारा काम हो जाने के बाद। कंडीशन कब चेक होता है, सारा काम हो जाने के बाद। तो चलिए डू वाइल लूप में अब एंटर कीजिएगा, तो सबसे पहले आई प्लस प्लस, पहली बार में ही आई प्लस प्लस कर लेना है, मतलब आई का वैल्यू एक इंक्रीमेंट कर लेना है। तो आई अब हो गया 1। अब यहाँ पे चेक कर रहा है कि आई बराबर है 2 के, नहीं 2 के बराबर नहीं है, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। तो उसके बाद आपका ये प्रिंट कर जाएगा, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, इन वाइल लूप, ये प्रिंट हो जाएगा। अब फिर कंडीशन चेक किया जाएगा, ठीक है, आई में 1 है जो कि छोटा है 2 से, तो कंडीशन यहाँ से ट्रू आपका हो जा रहा है। अब फिर आप जब कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो फिर से आप यहाँ से शुरू होगा, फिर से आप यहाँ से एंटर कीजिएगा। तो देखिए फिर आप यहाँ से एंटर कर रहे हैं, तो पहले आई प्लस प्लस होगा, तो अब आई का 1 से अब वैल्यू हो जाएगा 2। अब जैसे आई का वैल्यू 2 हो जाएगा तो ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा, जैसे ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ये भी एग्जीक्यूट कर जाएगा। और जैसे कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो उस लूप में कंटिन्यू स्टेटमेंट के नीचे किसी भी तरह का कोड पड़ा रहेगा, वो सारे कोड को स्किप कर दिया जाएगा, मतलब कि उस कोड को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। तो अब की बार ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर आप आ जाइएगा वाइल लूप में टेस्ट करने, अब टेस्ट कीजिएगा, तो ये अब हो जाएगा फॉल्स। अब यहीं से बाहर हो जाइएगा, जैसे बाहर आइएगा तो आपको एक प्रिंटफ मिल जाएगा जो कि प्रिंट कर रहा है आई का वैल्यू, तो आई का वैल्यू प्रिंट कर रहा है, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इन वाइल लूप 2। चलिए अब हम लोग आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। 36 नंबर क्वेश्चन का रखा व्हाट विल बी द डाटा टाइप रिटर्न फॉर, यहाँ पे जो भी फंक्शन है इस फंक्शन से किस तरह का डाटा टाइप रिटर्न होगा। तो देखिए ये भी थोड़ा समझने वाली क्वेश्चन है। ये जो है आपका पहले मान लिया कि एक वैल्यू है पॉइंट दशमलव में, यहाँ पे आपने टाइप कास्टिंग लगा दिया, तो पहले कैरेक्टर में बदल रहा है, फिर इसके पहले भी एक टाइप कास्टिंग लगा दी, तो मतलब पहले कैरेक्टर में बदला, फिर डबल में बदला। अब फाइनली मान लिया कि यहाँ से डबल वैल्यू निकल गया, लेकिन डबल वैल्यू निकल गया तो यहाँ रिटर्न टाइप क्या है इंटीजर। तो फिर ये डबल
इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा और फाइनली इंटीजर ही जाएगा रिटर्न के तौर पे। चलिए अब हम 37 पे आ गए। यहाँ पे बोल रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम बताइए, जो जो भी डिक्लेरेशन हो रहा है। तो देखिए ये कोड को देखिए, फिर पता चलेगा किस तरह का प्रॉब्लम है। एक फंक्शन है जिसका नाम है फंक, दूसरा भी एक फंक्शन बन रहा है जिसका नाम है फंक, तीसरा भी एक फंक्शन बन रहा है जिसका नाम है फंक। तो ये इस तरह से आप नहीं लिख सकते हैं सी लैंग्वेज में। एक नाम से दूसरा फंक्शन सी लैंग्वेज में हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम है। लेकिन जावा में हो सकता है और सी प्लस प्लस में भी हो सकता है, क्योंकि फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट वहाँ पे है। और फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट जो कुछ कहता है यही तीनों ऑप्शन कह रहा है। ये सब फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन फंक्शन ओवरलोडिंग तो सी लैंग्वेज में होता नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम पूछ रहा है, तो ये सारे प्रॉब्लम ही हैं, मतलब ये सारे यहाँ पे एरर दे देंगे। 38 नंबर, विच ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड टू वर्क। यहाँ पे नीचे कोड दिया हुआ है, कह रहा है कि ऑप्शन पहले देखिए कौन सा ऑप्शन को यूज कीजिएगा कि ये काम कर जाएगा, ये काम कर जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख रहा है स्ट्रिंग पी, एक वेरिएबल बन रहा है जिसमें एक स्ट्रिंग को रखा जा रहा है। तो इतना तो ध्यान में रखिएगा कि स्ट्रिंग कोई टाइप नहीं होता है सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज में अगर कोई स्ट्रिंग डाटा रखना है तो कैरेक्टर टाइप एरे बनाना पड़ता है, कैरेक्टर टाइप एरे। तो देखिए यहाँ पे टाइप डेफ का इस्तेमाल किया है, और टाइप डेफ पे भी थोड़ा चर्चा कर देते हैं। पहले इसका सही आंसर बता दें, सही आंसर हो जाएगा बी, टाइप डेफ कैर स्ट्रिंग, ठीक है, कैर स्ट्रिंग। यहाँ पे स्टार लगाया है, ठीक है, ये पॉइंटर टाइप कैरेक्टर बनाया है, तो सही है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक टाइप डेफ का इस्तेमाल हम लोग करते हैं निक नेम देने के लिए। निक नेम का मतलब कि एक दूसरा नाम देने के लिए। तो ये जो कैर कैर स्टार, और यहाँ पे मान लिए कि हम दे देते हैं पी, और इसमें हम फिर डाल देते हैं स्ट्रिंग, तो ये सही है, ये चलेगा। मतलब अभी थोड़ा देर के लिए टाइप डेफ भूल जाइए, टाइप डेफ को हम फिर मिटा देते हैं, टाइप डेफ को हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो ये इतना लिख दीजिएगा, तो ये सही है, ये चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, टाइप डेफ का इस्तेमाल किया गया है। तो टाइप डेफ समझ लीजिए, टाइप डेफ, यहाँ पे टाइप डेफ क्या है ना, अब ये जो कैर स्टार है, अब इसका एक अलग, ये जो डिक्लेरेशन आप दे रहे हैं ना, इतना जो आप लिख रहे हैं, इतना के बदले कोई आप नाम दे रहे हैं, तो यहाँ पे नाम ही स्ट्रिंग दे दिया, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, नाम ही दे दिया स्ट्रिंग। अब इतना ना लिख के इतना लिख दीजिएगा कहीं पे भी, तो कंप्यूटर इतना समझ लेगा। तो बस खाली आप यहाँ पे स्ट्रिंग पी लिखिएगा तो कंप्यूटर इतना समझ लेगा, और फिर जो वैल्यू डालिएगा स्ट्रिंग वैल्यू, वो पी में चला जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि ये डिक्लेरेशन सही है। तो ये वाला डिक्लेरेशन तभी सही है जब ये आप ऑलरेडी इसके ऊपर कहीं कर चुके होंगे, ठीक है। तो ये बी वाला ऑप्शन आपके लिए सही जाएगा। टाइप डेफ, बस कितना याद रखिए, टाइप डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं एक नाम देने में। कोई भी एक, जैसे कि एक डाटा टाइप है पहले से बना बनाया, उस डाटा टाइप का एक दूसरा नाम देने में, एक शॉर्टकट नाम छोटा से छोटा देने में, उसी के लिए जनरली यूज किया जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग सी स्टेटमेंट। यहाँ पे देखिए ये एक आउटपुट प्रिंट किया जा रहा है, और परसेंट एस के बीच में 10 लिख दिया गया, 10। तो ये बीच में परसेंट डी या परसेंट एफ या परसेंट एस के बीच में परसेंट, और जो भी डी एस सी, इन सब के बीच में अगर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू देखे, तो ये क्या करता है ना, स्पेस क्रिएट कर देता है। वो एक तरह से स्पेस उतना दे देगा, और अब जो वैल्यू आप प्रिंट कीजिएगा उतना स्पेस लेके प्रिंट करेगा वो। तो आपके अनुसार कहिएगा कि ए नंबर सही है, नहीं, ए नंबर सही नहीं है। इसमें होता क्या है ना, कि इसको ऐसे समझिए, ये आपका हो गया स्क्रीन, स्क्रीन से 10 स्पेस वो ले लेगा, पहले से वो ले लेगा। अब मान के चलिए काउंट तो नहीं कर रहे हैं, ये आपका हो गया 10 स्पेस, ठीक है। अब स्टेट,
स्टेट एक वेरिएबल है, इसमें कुछ भी हो सकता है वैल्यू के तौर पे। मान लीजिए इस पे पटना ही है, तो अब जो भी वैल्यू के तौर पे मान लीजिए पटना है, पटना, तो पटना 5 अक्षर का हो गया ना, तो पीछे से शुरू करेगा प्रिंट करना, ANTAP। पीछे मतलब मेरे कहने का मतलब है कि पीछे से कवर करना पड़ेगा स्पेस। तो अब जब इसको प्रिंट कीजिएगा ना, तो इस तरह से आपको 5 स्पेस इधर, 5 स्पेस आपको फ्री मिल जाएगा। अच्छा लगता है इस तरह से देखने में। तो अलाइनमेंट मतलब आउटपुट को थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, स्क्रीन से स्पेस छोड़ के प्रिंट कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पे देखिए, प्रिंट एम्प्टी स्पेस इफ द स्ट्रिंग स्टेट इज लेस देन 10 कैरेक्टर। जो भी स्टेट वेरिएबल है उसमें अगर 10 कैरेक्टर से लेस है उसका डाटा, तो स्क्रीन पे जो भी स्पेस प्रिंट हो जाएगा, एम्प्टी स्पेस प्रिंट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। कह रहे कि व्हाट आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एरे। यहाँ पे कोड एक लिख दिया गया है, अब इसमें एलिमेंट पूछ रहा है। तो 5 लेंथ का एक एरे बन रहा है, ठीक है, 5 लेंथ का एक एरे बन रहा है, लेकिन इस एरे में डाटा आप एक ही डाल रहे हैं, तो ये डाटा 0 पोजीशन में चला जाएगा, बाकी जगह गार्बेज वैल्यू गार्बेज वैल्यू। तो ये आपका हो जाएगा सही। अब यहाँ पे 41 नंबर क्या है कि यहाँ पे आपको बताना है कि ये कोड से क्या निकल के आ रहा है। तो देखिए, ये जो कोड है पहले इसको समझिए। एक आपने यहाँ पे पॉइंटर टाइप पी बनाया, ठीक है, और इसमें आपने 0 डाल दिया, जबकि आपको पता होगा कि पॉइंटर जो भी है वो एड्रेस को स्टोर करता है किसी दूसरे वेरिएबल को। अब फिर आप यहाँ पे पी में एक दूसरा वैल्यू डाल रहे हैं, कैरेक्टर टाइप वैल्यू ही डाल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप वैल्यू डाल रहे हैं, दूसरे वेरिएबल का आप एड्रेस नहीं डाल रहे हैं। दूसरे वेरिएबल का आप एड्रेस नहीं डाल रहे हैं, जबकि पॉइंटर को चाहिए दूसरे वेरिएबल का एड्रेस। तो इसको जब रन कंपाइल कराइए तो कंपाइल तो हो जाएगा, लेकिन जब रन कराइएगा ना तो रन टाइम एरर आ जाएगा, रन टाइम एरर आ जाएगा। चलिए, आपका ये जो था पहला एमसीक्यू ये कंप्लीट हो गया, वीडियो भी हो गया, 37 मिनट का हो गया। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आप अगर बिना स्किप किए अगर पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा इस वीडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एमसीक्यू लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।